राजा रामचंद्र की जय। राम राज्य प्रशासन के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आज आपको इस कार्यक्रम के विषय में इस कार्यक्रम में जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत होने वाली है। ऐसे तो इस समस्त संसार में लगभग 8 अरब मनुष्यों की संख्या है, परंतु उन मनुष्यों में जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, राम राज्य प्रशासन के द्वारा प्रसारित इस कार्यक्रम को, वो विशेष सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं, ये आपको जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अब दूसरी बात कि यदि आप जम्बूद्वीप में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर फिर आपके ऊपर विशेष कृपा है और आप विशेष सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। यदि जम्बूद्वीप में भी अगर भारतवर्ष के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप विशेष सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से आते हैं। तो इस जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें। आपको बहुत ही अद्भुत धर्मयुक्त आपको जानकारियां दी जाएंगी। हम आपको बताने वाले हैं कि इस समस्त संसार का एकमात्र राजा कौन है, उसकी राजधानी कहाँ पर है, उसकी राज्य व्यवस्था कैसी है। इसी तरह की और भी आपको बहुत सी जानकारी इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। इसके अलावा आप यह भी जान पाएंगे कि आज जो इस समस्त संसार में असुरों का साम्राज्य मनुष्यों के हृदय में स्थापित हो चुका है, उस मनुष्यों के हृदय में स्थापित हुए असुर साम्राज्य, जिसमें पाप है, जिसमें घृणा है, जिसमें असत्य है, जिसमें क्रूरता है, को समाप्त करने के लिए आपके पास क्या मार्ग है, कौन सा साधन है, आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए और भी ऐसे अद्भुत और रहस्यमयी और धर्म प्रिय बातों को जानने के लिए आप राम राज्य प्रशासन के इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। निश्चित ही आपको वह जानकारी प्राप्त हो सकेगी जिससे कि आपके साथ साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके राष्ट्र और समस्त विश्व का कल्याण उसमें होगा और उसमें आप भी एक सहभागी बन सकेंगे। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि किस कारण से आप भाग्यशाली हैं। जम्बूद्वीप से आपके भाग्यशाली होने का क्या संबंध है। तो जम्बूद्वीप जो है वह पृथ्वी का एक द्वीप है और इस जम्बूद्वीप के जो सबसे पहले राजा हुए वो राजा ऋषभदेव हुए। ये वही ऋषभदेव हैं, राजा ऋषभ जिनको कहते हैं, ये वही ऋषभदेव हैं जिन्हें जैन समाज के लोग अपने प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो जम्बूद्वीप के राजा हुए और इसीलिए इस जम्बूद्वीप का एक नाम रसिया भी है। वैसे तो रशिया नाम का एक देश तक ही अब यह नाम सिमट करके रह गया है, परंतु वह राजा ऋषभ के नाम से ही पड़ा हुआ है। ये बात सामान्य रूप से सामान्य मनुष्यों के इस संसार में लोगों को मालूम नहीं है, परंतु जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको इन चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। अब इसी रशिया का एक अपभ्रंश है एशिया, जिसको हम पूरा एशिया बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो जम्बूद्वीप है ये एशिया और यूरोप ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रशिया ही एशिया है, एशिया ही रशिया है और यही जम्बूद्वीप है। और इसके प्रथम राजा जो हुए वो हुए राजा ऋषभदेव और उसी का एक भाग है राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए और जिनको भरत खंड का शासन देने के कारण, जिसको भरत खंड कहा जाता है, उसके राजा प्रथम राजा हुए और जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए कि राजा ऋषभदेव की यह भूमि जम्बूद्वीप, जिसे एशिया भी कहते हैं, इसके अंदर यूरोप भी शामिल है और यह क्षेत्र का से आपका जो संबंध है, आपने यहाँ जन्म लिया है, इसीलिए आप विशेष सौभाग्यशाली कहे गए हैं और आपको यह वीडियो देखने का अवसर मिल रहा है। अब यदि आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो आप उससे भी अधिक सौभाग्यशाली हैं। क्यों? तो आप भारतवर्ष के विषय में जानिए। भारतवर्ष के प्रथम राजा हुए राजा भरत, जो राजा ऋषभ के ही पुत्र थे। जम्बूद्वीप को उन्होंने 9 खंडों में बांटा, उसमें एक खंड हुआ जहां भरत को शासन दिया गया, उसे भरत खंड कहा गया। राजा भरत हुए, उससे भारतवर्ष नाम पड़ा और उसी से हम भारतीय हुए।
तो अब आप समझ गए कि आप क्यों विशेष सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। अब ये भारतवर्ष के विषय में जानिए। आज का जो भारत, राजनैतिक भारतवर्ष की सीमा है वह मात्र 3214 किलोमीटर के लगभग है। परंतु जो हमारे शास्त्रों में जिस भारत का वर्णन है, जिसके राजा भरत हुए, उसका वर्णन जो है वह लगभग 1000 योजन अर्थात लगभग 12,000-14,000 किलोमीटर इतना उसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक सीमाएं हैं। ये सीमाएं कहाँ तक जाती हैं? तो आज जो भारत की सीमा है उसके ऊपर और जाइए तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, तजाकिस्तान मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा। ये जो पूरा क्षेत्र है, और आप नीचे के तरफ जाइए तो आपको इंडोनेशिया मिलेगा, मलेशिया मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष की सांस्कृतिक और पौराणिक सीमाएं जो राजा भरत के समय से चली आ रही हैं। ठीक है, राजनीतिक समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं, राज्य परंपराएं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसके वजह से सीमाएं भी घटती और बढ़ती रहती हैं। लेकिन स्थान शब्द आपको ऊपर में मिलेगा, एशिया शब्द आपको नीचे में मिलेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो समस्त विश्व में जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का नाम राजा ऋषभ के नाम से जो रशिया बाद में अभ्रंश होकर के एशिया पड़ा, वह आज तक राष्ट्रों के नाम में यथास्थान जगह जगह जुड़ा हुआ आपको मिलता है। तो इसीलिए आप चाहे जम्बू द्वीप में आपका जन्म हुआ, चाहे भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ, आप विशेष सौभाग्यशाली हैं। राजनैतिक सीमाओं के वजह से आप चाहे किसी भी देश, समाज, राष्ट्र से संबंध रखते हो, इसका कोई यहाँ पर बहुत महत्व नहीं रह जाता है यदि आप अपनी पौराणिक और प्राचीन जड़ों से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप इसी तरह की और भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप पूरा देखें, आराम से बैठ करके देखें, जिससे कि आपको भविष्य में हम रामराज प्रशासन के तरफ से जो होने वाली गतिविधियां हैं उनका आप अंग बन करके और इस समस्त विश्व के कल्याण में अपनी भूमिका को स्थापित कर पाएँ, निश्चित कर पाएँ और हमारे साथ जुड़ सकें। जुड़ने के लिए आपको नीचे बहुत से हमारे ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, फेसबुक पेज, यूट्यूब, सारे हमारे लिंक हैं। उनके माध्यम से आप अपने कोई संदेश हो तो हमें भेज सकते हैं। उन संदेशों के माध्यम से हम आपको भविष्य के कार्यक्रमों में विषयों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को देखिए और आगे तक पूरा देख करके और उसके बाद आगे का निर्णय करें। तो अभी तक आपने ये जाना कि राजा ऋषभ देव जम्बू द्वीप के राजा थे, राजा भरत इस भरत खंड के राजा हुए। तो इतने बड़े राजाओं की राजधानी कहाँ थी और पृथ्वी के अन्य हिस्सों पर किसका साम्राज्य हुआ करता था? तो राजा ऋषभ जो थे वो राजा प्रियव्रत के पुत्र थे और राजा प्रियव्रत घोषित रूप से प्रथम इस समस्त पृथ्वी के आप कह सकते हैं उनको राजा हुए, यानी कि पहले संपूर्ण पृथ्वी के जो राजा हुए राजा प्रियव्रत हुए। उन्होंने समस्त पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया और 7 द्वीपों पर अलग अलग राजा बनाए। उन्हीं में से एक राजा ऋषभ हुए उनके। फिर राजा ऋषभ की परंपरा से आगे चल करके राजा भरत खंड के राजा हुए। और इनकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी? वह थी अयोध्यापुरी। तो अयोध्यापुरी समस्त विश्व की प्रथम राजधानी बनी। राजा मनु के द्वारा यह अयोध्या बसाई गई, ऐसा शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सब जगह वर्णन मिलता है। सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी को एक पुरी बोला जाता है। यही अयोध्यापुरी राम राज्य की भी राजधानी है। अब यह अयोध्या कैसे राजधानी बनी, इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगी। अयोध्यापुरी जिसका वर्णन वेदों पुराणों में भी मिलता है, वह इतनी बड़ी है जिसकी आज आप जो है कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो कितनी बड़ी है? जो वर्तमान अयोध्या है, आप ये समझिए कि वो अयोध्या का केवल पूर्वी भाग है, जबकि अयोध्या जो वास्तविक अयोध्या है, जिसका वर्णन रामायण में भी वाल्मीकि जी ने किया है कि वह 12 गुणे 3 योजन, इतनी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी इतनी बड़ी अयोध्या थी। तो आज का जो
अयोध्या है वो वहाँ सरयू जी के तट से लेकर यानी सरयू जी के उत्तर से लेकर के और गोमती जी के पश्चिमी छोर तक इतनी बड़ी अयोध्या आप मान करके चलिए जिसका वर्णन हमको मिलता है। इतनी बड़ी अयोध्या आज पूरे दुनिया में आप जितनी भी राजधानियां जानते होंगे, बड़ी बड़ी राजधानियां, जैसे भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग हो गई, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन हो गई, ये जितने भी बड़े बड़े राजधानियां इनको आप मान सकते हैं, इनकी जो क्षेत्र सीमा है इससे भी बड़ी क्षेत्र सीमा अयोध्या के राजधानी के रूप में रही है, प्राचीन काल से ही रही है। और ये अयोध्या कैसी थी तो चारों तरफ से मजबूत दीवारों के द्वारा यह घिरी हुई थी और उन दीवारों को पार नहीं किया जा सकता था, और उन दीवारों के बाद भी ऐसी खाइयां थी जिन खाइयों को पार करके किसी के लिए भी आना असंभव था। इसी प्रकार से उनके अलग अलग दरवाजे हुआ करते थे जिससे कि नगरवासी और अन्य लोग अंदर बाहर आते और जाते थे। तो इस प्रकार की ये अयोध्या है। इस अयोध्या को यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बार आपको अयोध्या अवश्य आना चाहिए। अयोध्या एक ऐसी पावन भूमि है और एक ऐसी अद्भुत भूमि है जहाँ के राजाओं की माने सूर्य वंश का ये एक तरह से केंद्र रहा है, और यहाँ सूर्य के समान तेजस्वी राजाओं ने यहाँ से शासन पूरे विश्व का संभाला है। एक बार आप राम राज्य प्रशासन के निमंत्रण पे अवश्य आप अयोध्या आइए। अयोध्या आकर के आपको जब अगर आप पहले कभी अयोध्या आए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि आप नहीं आए हैं तो राम राज्य की इस राजधानी में एक बार अवश्य आएं, क्योंकि आप जब इस अयोध्या में एक बार भी आ जाएंगे, एक बार भी आकर के आप श्री राम जन्मभूमि का दर्शन कर लेंगे, आप एक बार भी सरयू स्नान कर लेंगे, हनुमानगढ़ी जी का दर्शन कर लेंगे, वहाँ के मठों मंदिरों में जा कर के आप एक बार घूम लेंगे, आप ये निश्चित जानिए कि आपका ही नहीं आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़े पैमाने पर कल्याण करने में सक्षम ये अयोध्या की भूमि है। तो आप एक बार अवश्य अयोध्या पधारिए। रामराज प्रशासन आपको अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करता है। यह तो बात रही अयोध्यापुरी राजधानी की। अब राजा रामचंद्र जी ने भी इसका वर्णन किया है। बहुत मनोहर तरीके से उनके किए गए वर्णन को तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है। तो क्या वर्णन है आप एक बार उसे अवश्य सुने। सुनि कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को। जन्म भूमि मम प्रिय सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। तो इस प्रकार से राजा रामचंद्र जी ने अयोध्या का वर्णन अपने सेनापतियों से यूथों से किया है। तो अयोध्या की आप महिमा को समझ सकते हैं। अभी तक आप यह समझ चुके होंगे कि अयोध्या की कितनी बड़ी महिमा कही गई है। इसीलिए इस अयोध्या में आपको एक बार अवश्य आना चाहिए। यह महिमामयी राजधानी के रूप में अयोध्या राम राज्य की भी राजधानी है। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो उसको जान करके आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अयोध्या के राजाओं के द्वारा ही प्राचीन काल से ही जितनी भी राजकीय व्यवस्था है वह अयोध्या के राजाओं के द्वारा ही स्थापित की गई है। उन्हीं के मार्ग पर आज भी दुनिया की राज्य व्यवस्थाएं बहुत हद तक चल रही हैं। इस बात को लोग जानते नहीं हैं। जो राज्य व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको भी इस बात का नहीं जानकारी है। तो इस बात की भी जानकारी अब मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। ध्यान से सुने और इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक आप अवश्य देखें। अयोध्या की जो महिमा है तो धरती का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस हिस्से को अयोध्या के प्रतापी राजाओं ने प्रभावित न किया। और आपने बहुत से राजाओं का नाम तो सुना ही होगा, जैसे राजा भगीरथ। राजा रामचंद्र जी के तो हम सामान्य रूप से बात करते हैं। इसके अलावा राजा भगीरथ, राजा सगर, राजा पृथु, ऐसे अनेक बड़े बड़े राजा हुए हैं। अयोध्या के एक बहुत प्रतापी राजा हुए राजा पृथु। राजा पृथु का नाम आपने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो आज आप इसको सुन लीजिए कि राजा पृथु ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके कारण धरती के दो नए नाम पड़े। धरती का एक नया नाम तो हम जानते हैं जिसको बोलते हैं पृथ्वी।
तो राजा पृथु के द्वारा ही, उन्हीं के नाम पर इस धरती को पृथ्वी भी कहा जाता है। इतने बड़े, इतने प्रतापी राजा हुए, आप विचार कर सकते हैं। दूसरा एक और नाम पड़ा जिसको बोलते हैं अर्थ। ये अंग्रेजी का जो अर्थ है वह अर्थ नहीं, अंग्रेजी का नहीं अपितु संस्कृत का है। संस्कृत में एक और नाम पड़ा धरती का अर्थ, जिसकी संज्ञा भी अंग्रेजी एक कही गई है, परंतु यह दो नाम राजा पृथु के द्वारा के कालखंड में उनके प्रताप के वजह से धरती के पड़े। जब राजा पृथु इस धरती का शासन चला रहे थे, उस समय की यह कथा आती है, प्रसंग आता है कि धरती पर प्रजा के जीवन प्रणाली के लिए धरती ने अन्न और औषधियों इत्यादि का उत्पादन बंद कर दिया था, यानी होना बंद हो गया था, जिसके कारण राजा धरती पर बहुत क्रोधित हुए कि उसने ऐसा क्यों किया, और उन्होंने धरती को नष्ट करने का प्रण लिया। परंतु धरती ने उनसे निवेदन किया कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। धरती ने यहाँ तक कहा कि राजा स्त्रियों पर का वध नहीं करते हैं, स्त्रियों पर वार नहीं करते हैं, और मैं एक स्त्री के रूप में हूँ। धरती ने गाय के रूप में आकर के उनसे अभय निवेदन किया। तो राजा ने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा राजा ने, जो कि राम की समस्त प्रजा जो आज है उसको भी ये बात जाननी चाहिए, समस्त मनुष्यों को जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल स्त्री होने से तुम निरपराध नहीं होती हो। जो भी प्राणी इस संसार में केवल अपने लिए ही जीता है, उसको मार देना नहीं मारने के ही बराबर है। तो तुमने चूंकि अन्न और औषधियाँ इत्यादि को देना प्रजा को बंद कर दिया, इसीलिए तुमको मार देने में कोई अपराध नहीं है। इस समस्या से को धरती समझ जाती है और राजा को निवेदन करती है कि इसमें मेरी गलती के कारण ऐसा नहीं हुआ है। फिर वो विस्तार से उसका पूरा प्रसंग है, हम उस प्रसंग की जगह हम दूसरे बात पर आते हैं। तो धरती राजा को बहुत सी बातें बताती हैं कि आप प्रजा का किस प्रकार से पालन करेंगे, और प्रजा के पालन की वह जो बातें बताती है, उन्हीं बातों को जान करके और आज जो धरती पर व्यवस्थित ग्राम और नगर व्यवस्थाएं बनी, वो उस समय से ही नगर और ग्रामों की व्यवस्थित व्यवस्था राजा पृथु के द्वारा धरती के बताने के अनुसार की गई, और जिसके कारण ग्राम और नगर स्थापत्य का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि आज दुनिया में नगर और ग्राम का जो स्थापत्य है वो राजा पृथु के समय से चला आ रहा है। धरती पर जिन गांवों को, नगरों को बसाया गया, बहुत सुंदर तरीके से राजा पृथु ने बसाया। इसीलिए इस बसावट को बसाए जाने के कारण ही इस धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा। दूसरा धरती का एक और नाम पड़ा, वो आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। धरती ने ये बताया कि आप राजन, आप मेरा दोहन करें। दोहन करने की पूरी प्रक्रिया राजा को धरती के द्वारा बताई गई। उसी दोहन की प्रक्रिया पर राजा ने प्रश्न किया कि दोहन करने से क्या प्राप्त होगा। तो राजा धरती ने कहा कि जो आप दोहन करेंगे उस दोहन के फलस्वरूप उत्पादन होगा, और इसी उत्पादन से अर्थ की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ से अर्थ की उत्पत्ति को बताने वाली यह धरती राजा पृथु को बताती है, और वह बताती है कि इसके कारण राजा पूछते हैं तो इससे अर्थ की उत्पत्ति से क्या होगा। तो उनका अर्थ की उत्पत्ति से आप प्रजा का पालन कर सकेंगे। इसी प्रजा के पालन की प्रक्रिया को बताने के कारण पूरे विश्व में पहला राजकोष राजा पृथु के द्वारा स्थापित किया गया। राजा पृथु ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से उत्पादन की सभी प्रणालियों को, आज जो कृषि प्रणाली है, फल उत्पादन है, मछली पालन है, गौ पालन है, पशु पालन है, वनों में औषधियों का संकलन है, लकड़ियों का संकलन है, इसी प्रकार की और तरह तरह की चीज़ों का संकलन है, वेदों का अध्ययन है, इत्यादि बहुत सी प्रक्रियाओं को, कृषि उत्पादन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, रथों को बनाना, घोड़ों का प्रयोग करना, हाथियों का प्रयोग करना, इन सब तरह के चीज़ों को उत्पादन की जितनी यह प्रक्रियाएं हैं, वह दोहन पद्धति से पृथु को धरती ने बताया, और धरती ने, राजा पृथु ने उस प्रक्रिया को पूर्ण किया, और इसके कारण धरती का एक और नाम पड़ा अर्थ, जिसे हम अंग्रेजी का अर्थ समझते हैं, वास्तव में वह संस्कृत का अर्थ है। राजा पृथु की यह जो अर्थ प्रणाली है, इस अर्थ प्रणाली को जो भी व्यक्ति जो भी मनुष्य समझ लेता है, वह मनुष्य इसको समझ लेने के बाद ही प्रजा का पालन कर पाने में संभव होता है।
इसके विपरीत जो इस चीज को नहीं समझ पाता है वह प्रजा का पालन अच्छे से कभी नहीं कर सकता, अपितु उसका शोषण करने लगता है। तो राजा पृथु के द्वारा बताई गई इस अर्थ की प्रणाली को अब हम आगे समझेंगे। ध्यान से आप इस कार्यक्रम को सुने, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज जो पूरी दुनिया में आपको केंद्रीय बैंक दिखते हैं, यह वास्तव में प्राचीन जो राजा पृथु की राजकोषीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के ही अवशेष के रूप में है। ये केंद्रीय बैंक सामान्य रूप से कई बार दोहन की प्रक्रिया को छोड़ करके शोषण की प्रक्रिया का भी आश्रय लेते हैं, जिसके कारण प्रजा में रोग, गरीबी, महामारी, युद्ध, भूखमरी इत्यादि की समस्याएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो ये एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि लोग इस विषय को नहीं जानते हैं कि राजकोष की प्रतिपूर्ति कैसे करनी है। तो राम राज्य प्रशासन के द्वारा ये परंपरा जो रुक गई थी राजा पृथु की राजकोष की, इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने के दृष्टिकोण से और राजा रामचंद्र जी के द्वारा अयोध्या में प्राप्त निर्देशों के फलस्वरूप हमने राम राज्य कोष की स्थापना की, जिसके कारण कि प्रजा में और राजा के बीच जो संबंध है, उस संबंध में जो राजकोष की भूमिका है, उसकी भूमिका को पुनः स्पष्ट किया जाए, प्रचारित किया जा सके, प्रसारित किया जा सके। तो इसके कारण राम राज्य कोष की स्थापना हनुमानगढ़ी में अक्षय तृतीया के दिन बाबा बंसीदास जी के आशीर्वाद से रामराज प्रशासन के द्वारा की गई और इसके माध्यम से अब हम आगे राम राज्य की व्यवस्था पर आगे कार्य करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। यह राम राज्य कोष राजा पृथु की उस परंपरा को, विस्मृत परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक संक्षिप्त प्रयास है। इस संक्षिप्त प्रयास में जो भी राम की प्रजा है उसका पुरुषार्थ पूर्ण सहयोग प्राप्त हो तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अपार संभावना के साथ आप जुड़ने के लिए राम राज्य प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और आपके संपर्क के बाद आपकी भूमिका इसमें निर्धारित की जा सकती है। आप एक बार विचार करें कि उस युग में, जिस युग में संपर्क के आज के प्रकार के साधन नहीं थे, यातायात के इतने त्वरित साधन नहीं थे, तब अयोध्या के राजाओं ने पूरे धरती की व्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला, उसको संचालित किया, उसको प्रसारित किया, प्रचारित किया। परंतु आज इतनी त्वरित हम कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में हम कहीं भी किसी से संपर्क कर सकते हैं। तो फिर से उस चीज़ को, अयोध्या की उस परंपरा को, राम राज्य की व्यवस्था को प्रचारित और प्रसारित करना इतना भी कठिन नहीं है। कठिन केवल ये है कि हम उसके लिए प्रयास करें, निस्वार्थ प्रयास करें। हम प्रयास करने के क्रम में राम जी के पुरुषार्थ का अवलंबन करें, तभी इस पुरुषार्थ को हम आगे बढ़ा करके, आगे लेकर के चल सकते हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है कि किस प्रकार से हम राम राज्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक इस कार्यक्रम में बने रहें। राम राज्य कोष क्या है? यह राम राज्य की, राजा रामचंद्र जी की समस्त प्रजा को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रजा को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, जैसा कि आज हम बोलते हैं कि प्रजातंत्र है, तो यानी प्रजा ही राजा की भी भूमिका में है। तो यदि प्रजा को राम राज्य क्या है, राम राज्य कोष क्या है, अगर या राजकोष क्या है, इसकी जानकारी यदि नहीं होगी तो जिस भी देश में, जिस भी समाज में, जिस भी शासन की व्यवस्था में वह प्रजा रह रही है, उसका राजकोष ही अगर व्यवस्थित नहीं है तो निश्चित ही जानिए कि राजा और प्रजा राज्य समेत ही नष्ट हो जाते हैं। और आपको ये दुनिया में आज देखने को मिलता भी है कि बड़े बड़े राष्ट्र किस प्रकार से जो है नष्ट हो रहे हैं, और भारत अभी उससे बचा हुआ है। तो वह आगे भी बचा रहे, बचा ही न रहे, उन्नत भी हो और दुनिया के अन्य राष्ट्रों को भी बचाने की उसकी क्षमता उत्पन्न हो। तो इसलिए प्रजा को राजकोष होता क्या है उसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब राजकोष के विषय में आपको सही जानकारी होगी, उसकी प्रक्रिया के विषय में आप जानेंगे, उसकी मर्यादा के विषय में जानेंगे, तो आप आसानी से उस पर नज़र रख सकेंगे। क्योंकि यदि आप
की नज़र में राजकोष गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है या गलत तरीके से राजकोष एक गलत मार्ग पर जा रहा है, तो इसके कारण प्रजा और राजा दोनों को ही खतरा है। तो उस खतरे को आप पहले से ही निश्चित कर पाएं और उसको ठीक करने के लिए प्रयास कर पाएं, नहीं तो आज की जो प्रणाली है वह गाल बजाने वाली प्रणाली है। गाल बजा करके कोई कुछ भी बोल देता है और हम उसके बहकावे में आकर के उसकी बात मान लेते हैं, और बाद में जब उसको राजकोष का नियंत्रण प्राप्त होता है तो वह अपनी कही हुई बात के उल्टा ही कार्य करने लगता है और अंत में प्रजा के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए प्रजा को स्पष्ट पता होना चाहिए कि राजकोष का उस पर नज़र रखने के लिए उसको राजकोष के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यदि प्रजा इस जानकारी को रखने में चूक जाती है या इसको समझ नहीं पाती है, तो निश्चित जान लीजिए कि वह प्रजा अपने ही राज्य में, लोग मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार नर्क और स्वर्ग में जाते हैं, वह इसी धरती पर ही अपने राज्य में ही नर्क का जीवन भोगने के लिए विवश हो जाएगी। तो आप नर्कवासी जीवित रहते न बने, इसके लिए भी आपको राम राज्य कोष यानी राजकोष की व्यवस्था के विषय में जानना चाहिए, और राम राज्य कोष से अगर आप जुड़ते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। अब इस कार्यक्रम में आपको यह जानने को मिलेगा कि राजकोष तो राजा का होता है, परंतु राजा कौन होता है? क्योंकि जो राजकोष होता है वो तो राजा का होता है। तो राजा को सामान्य रूप से गवर्नमेंट या सरकार भी कहा जाता है। आज के संदर्भ में अगर आप इसको करें तो मतलब जो शासक होता है वही राजा होता है, या जो राजा होता है वही शासक होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो ये जो राजा होता है, तो राजा कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी राजा बहुत बुरा भी हो सकता है, या बहुत बुरा ना हो, बुरा हो केवल। कभी कभी राजा पराधीन भी हो सकता है, यानी कि कोई उसके ऊपर और नियंत्रण करता है, वो नाम मात्र का राजा हो। कभी कभी राजा स्वाधीन भी होता है, यानी कि वो पूरी तरह से अपने निर्णय लेने के लिए, अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। तो राजा अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई राजा ही नहीं होता है, यानी कोई सरकार ही नहीं होती है, कोई शासन ही नहीं होता है। तो इस स्थिति को अराजकता बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में हमारे प्राचीन व्यवस्थाओं को, जो प्राचीन इस चीज़ के निर्माता थे और जिन लोगों ने प्रारंभ में इस पर महत्वपूर्ण कार्य किए, उनको ये बातें पता थी। इसीलिए उन्होंने राजा के दायित्वों का निर्धारण कर दिया कि राजा का क्या दायित्व होगा। प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो विश्वव्यापी होते थे, परंतु आगे के युगों में ऐसा नहीं होगा, राजा लोग विश्वव्यापी नहीं होंगे, इस बात की जानकारी थी। जैसा कि आप जानते हैं आज क्या होता है कि राजा छोड़ दीजिए, जो शासन वर्ग है या जो शासक वर्ग है या जो व्यवस्थाएं हैं, वो केवल एक क्षेत्र विशेष की बात करती हैं और उसी के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं, चिंतित रहती हैं। जैसे एक विशेष क्षेत्र मान लीजिए हो गया, कोई मराठा क्षेत्र है, या आप मान लीजिए कि विदेशों में चले जाइए तो कोई एक अमुक क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र को लेकर के लोग होते हैं, तो वो बहुत व्यापक नहीं होते। प्राचीन राजाओं का क्या था, विश्वव्यापी होते थे। उनके अंदर कोई अपना और पराये का भेद नहीं होता था, समस्त विश्व को ही एक परिवार के रूप में मानते थे। तो आपको ये मालूम है, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना यहीं से कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, कोई अपना नहीं है, न भाषा के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न रंग के आधार पर, न रूप के आधार पर, न गरीब के आधार पर, न अमीर के आधार पर। तो ये इस चीज़ का जो है कोई सीमांकन नहीं होता था। इसीलिए पहले प्राचीन व्यवस्थाएं या प्राचीन राजा जो होते थे विश्वव्यापी होते थे। अब क्या होता है, वो बहुत जैसे एक संकल्पना है राष्ट्रवाद की। तो राष्ट्रवाद की संकल्पना कैसे है कि ये अमुक हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब एक जो जिस देश में हम रहते हैं उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक जो सीमा को, जो जहाँ सारी चीज़ें हमारी संस्कृति है, उसको राष्ट्र के रूप में मान के चला जाता है। तो अब हम उसके लिए जो है, उससे इतर कोई है तो उसको हम अस्वीकार करते हैं या उसको शत्रु के तरह से समझते हैं। और दूसरा पक्ष भी जो वहाँ आता है, वो अपने जो वहाँ की क्षेत्र की संस्कृति है उसकी जगह वो अपनी एक संस्कृति को आकर के थोपना चाहता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती, इसीलिए लोग अब आज के डेट में विश्वव्यापी नहीं होते हैं। तो ये एक समस्या आपको जो है सामान्य रूप से देखने को मिलेगी। और तो इन चीज़ों का लोगों को पता था, इसीलिए एक प्रजा के रूप में उसकी क्या प्रजा अपेक्षाएं क्या हो सकती, इस चीज़ का भी निर्धारण किया गया। बताया गया कि प्रजा की क्या क्या मूल रूप से अपेक्षा होती है, जिससे राजा को पता रहे कि इसके इतर अगर किसी की अपेक्षा है तो समझ लीजिए वो प्रजा एक तरह से
अच्छी प्रजा नहीं है या वो प्रजा के स्वरूप में वो है ही नहीं, यानी प्रजा का जो डिफिनीशन है, जो मर्यादा है, उसके अंदर वो उसका सीमांकन नहीं है। निष्कर्ष यह है कि राज्य व्यवस्था के लिए कुछ मुख्य बातें होती हैं, जैसे राजा, राज्य, प्रजा और राजकोष। तो इसमें जो राजा होता है वह प्रजा के लिए होता है, प्रजा का पालन करना यह राजा का दायित्व होता है। जो राजा और प्रजा जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी को राज्य कहा जाता है, तो एक उसका क्षेत्र होता है। और जो प्रजा के द्वारा दोहन की पद्धति से कार्य कौशल सिद्धता जिसका मापन जो है राजा के द्वारा या उसके व्यवस्था के द्वारा करके और उत्पादन का कार्य किया जाता है वो प्रजा द्वारा, और उस उत्पादन का जो एक हिस्सा वो राजा के पास दिया जाता है, समर्पित किया जाता है राजा को, उसी को वो राजकोष में संग्रहित होता है, उसी को हम राजकोष कहते हैं, और जिसके द्वारा ही राजा जो है प्रजा का पालन करता है। तो जो राजा का कार्य है वो प्रजा को उत्पादनशील बनाए रखना है, प्रजा को उसकी कार्य क्षमता, गुणवत्ता इत्यादि के आधार पर उसको हमेशा उत्पादन की गतिविधियों में लगाए रखना, ये राजा का मुख्य कार्य है। यही सनातन राज्य करने की व्यवस्था है, जिसके द्वारा कि राज्य व्यवस्थाएं निरंतर संचालित होती रहती हैं। तो यही राज्य करने की सनातन परिपाटी है, और जितनी भी व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं इसी परिपाटी को बनाए रखने के लिए वे सभी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और उनका निर्धारण किया जाता है। अब इस कार्यक्रम में आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण राजा की पदवी राजा रामचंद्र जी को ही, यानी श्री रामचंद्र जी को ही राजा की पदवी प्राप्त है। यूँ तो अवतारों में एक अवतार के रूप में ही राम जी जाने जाते हैं, परंतु और भी विष्णु भगवान के अन्य अवतार भी हैं, जैसे कृष्ण भगवान का अवतार है, परशुराम जी का अवतार है। तो इस तरह अन्य अवतार भी है जो एक से एक क्षमतावान है, परंतु राजा की पदवी उनको नहीं प्राप्त है सामान्य रूप से। और इसके अलावा अन्य दैवी व्यवस्थाओं के अंदर शिव हैं, ब्रह्मा हैं, इंद्र हैं इत्यादि लोग भी हैं, तो उनको भी राजा की पदवी नहीं प्राप्त है। तो अब इस कार्यक्रम में आगे आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ, आप ये जान सकेंगे कि आखिर राजा की पदवी राजा राम श्री रामचंद्र जी को ही क्यों प्राप्त हुआ है। तो इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब जो राजा रामचंद्र जी हैं वो एक राजकुमार के रूप में जब थे तो वो अपनी शक्तियों को, जैसा आपको मालूम है कि राज परिवारों में जो राजकुमार होते हैं उनको कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, तो उन शक्तियों का प्रयोग वो हमेशा ही प्रजा के पालन के लिए करते थे। प्रजा के सुख दुख और इत्यादि जो समस्याएं होती, उलझने होती, उनको सुलझाने में वो करते थे। तो ये इनकी एक विशेषता थी। श्री रामचंद्र जी को राजकुमार के पदवी तो उनको थी, लेकिन जब राजा दशरथ जी के द्वारा उनको युवराज घोषित करने की बात हुई, उनको राजा बनाए जाने यानी अगला राजा वही होंगे, ऐसी जब घोषणा हुई युवराज की, तो बहुत सहजता से राम जी उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी। और वही वो स्वीकार करने के तुरंत ही बाद उनकी माता कैकेयी के द्वारा जब उनको जो पूर्व में वचन दिए गए थे उसके आधार पर उन्होंने राजा दशरथ जी के निर्णय को अस्वीकार करते हुए और अपने वचन के लिए जो है वो श्री राम को वनवास भेज दिया। वनवास जाने के लिए आदेश मतलब राजा दशरथ से दिलवा दिया, तो भी उसको उन्होंने बहुत ही सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया, उसमें कोई भी उनको अड़चन नहीं हुई। और वनवास में भी जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो खरदूषण की अराजकता जो थी, जो अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, उसको उन्होंने उसका समूल नाश कर दिया। और वनवास काल में भी उन्होंने अयोध्या को जो त्रास देने वाले खरदूषण नामक राक्षस थे उनका उन्होंने समूल नाश कर दिया रामचंद्र जी ने। और वहाँ के जो साधु संत थे, वन में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले जो सज्जन पुरुष थे, उनको उन्होंने भय मुक्त किया। खरदूषण का वध करने के बाद उसके भाई यानी रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया गया। माता सीता का अपहरण करने के हो जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि जो बाली रावण का जो मित्र था, वो चूंकि उसका भाई जो उनके भाई थे सुग्रीव, वो बाली से बहुत त्रस्त थे, और तो बाली रावण का मित्र था,
तो बाली का भी उन्होंने वध कर दिया। बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को वो राज्य सौंप दिया, किष्किंधा जिसको बोलते हैं। तो जब उसको सौंप दिया और उन्हीं की यानी सुग्रीव की ही जो सेना थी उसी सेना को लेकर के और उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, माता सीता को मुक्त कराया और लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। लंका पर भी विजय प्राप्त करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने वहां का राज्य स्वीकार नहीं किया, अपितु रावण के ही भाई जो विभीषण थे, चूंकि वो राम जी के पक्ष में थे, उनके धर्मयुक्त बातों के पक्ष में थे और रावण के द्वारा जो अधर्म किया गया था उसके विरोध में थे, तो उन्हीं को वहां का राजा बना दिया, उन्हीं को लंका का राज्य समर्पित कर दिया। और समर्पित करने के बाद माता सीता को लेकर के और वो अयोध्या को वापस लौट आए। परंतु अयोध्या में प्रवेश करने से पूर्व राजा रामचंद्र जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास रुकते हैं। वहां पे रुकने के बाद वो हनुमान जी को पहले अयोध्या भेजते हैं और भेज करके ये पता लगवाते हैं कि आप पता लगा करके आइए कि भरत जी का मंतव्य अभी भी जैसे पुराना 14 वर्ष पहले था मंतव्य वैसा ही है। ऐसा तो नहीं कि उनके मंतव्य में कोई बदलाव आ गया हो और वो मेरे अयोध्या लौटने से प्रसन्न न हो। तो उसके बाद हनुमान जी जाते हैं, पता लगा करके आते हैं और जब सकारात्मक उनको जो है उत्तर राम जी को मिल जाता है तभी वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो राजा रामचंद्र जी अपने भी अयोध्या राज्य की भी उनको बहुत चिंता नहीं थी या बहुत उसका आग्रह नहीं था। वो जब भरत का मंतव्य जान लेने के बाद ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं। फिर जब रामचंद्र जी अयोध्या चले आते हैं तो अयोध्या आने के बाद उस समय जो उनके शासन व्यवस्था को भरत जी देख रहे थे, तो भरत जी के द्वारा उनका शासन रामचंद्र जी को वापस किया जाता है और वापस करने के साथ यह आग्रह किया जाता है कि जब तक यह धरती रहे, जब तक ये पृथ्वी पर व्यवस्थाएं रहें, तब तक के लिए आप हमारे स्वामी यानी राजा के रूप में बने रहें। इसी चीज को श्री वाल्मीकि जी ने अपने युद्ध कांड के एक श्लोक में इस चीज का वर्णन भी किया है। तो श्लोक इस प्रकार है, यावदा वर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा तावत्त्वमिह लोकस्य स्वामित्वमनुवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक में भरत जी राजा रामचंद्र जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक यह नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक यह पृथ्वी स्थित है तब तक के लिए आप हमारे स्वामी अर्थात राजा बने रहें। उसके पश्चात श्री राजा रामचंद्र जी तथास्तु कह करके उनकी यह बात स्वीकार कर लेते हैं और तभी से राजा रामचंद्र जी को यह राजा का पदवी प्राप्त हुआ। तो इस बात को आप अब समझ चुके होंगे कि आखिर राजा यानी श्री रामचंद्र जी को ही राजा क्यों कहा जाता है, अन्य लोगों को राजा क्यों नहीं कहा जाता है। तो तभी से श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हुए और वो हमेशा के लिए यानी पृथ्वी की स्थिति रहने तक वो हमारे राजा के रूप में ही स्थित हैं। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो राजा रामचंद्र जी के विषय में तो आप जान चुके हैं, परंतु अब राजा रामचंद्र जी कहाँ रहते हैं, वे हमको कैसे प्राप्त होंगे, इस विषय में हम आगे आपको जानकारी देने जा रहे हैं। राजा रामचंद्र जी का जिस प्रकार से वर्णन आता है रामायण में, तो उसके अनुसार राजा रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी पर लगभग 11,000 वर्षों तक शासन किया। शासन करने के पश्चात उन्होंने यहाँ से प्रयाण किया। चूंकि वो एक मर्यादा की मूर्ति कहे जाते हैं और मर्यादा की पृथ्वी की मर्यादा के अनुसार उन्हें इतना ही समय मिला हुआ था इस धरती पर रहने का। समय पूर्ण होने के बाद उन्होंने धरती से अपने लोक को वो चले गए। तो अब कहाँ मिलते हैं राजा रामचंद्र जी, कहाँ रहते हैं? तो राजा रामचंद्र जी हनुमान जी के हृदय में पाए जाते हैं। तो अगर आप राजा रामचंद्र जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी के द्वारा ही वो मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी राजा रामचंद्र जी के परम भक्तों में माने गए हैं और चिरंजीवी हैं, यानी वो हमेशा रहने वाले हैं। इसीलिए श्री तुलसीकृत हनुमान चालीसा में यह लिखा हुआ है कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। यानी उनके हृदय में सुरभूप जो है यानी कि जो राजा हैं, सबसे बड़े जो राजा हैं वो विराजते हैं। तो इसी के साथ आप बोलिए हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। इसलिए अब राजा रामचंद्र जी हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं और हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें हनुमान चालीसा का शरण लेना चाहिए। हनुमान चालीसा के पारायण से
हनुमान जी सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी ही अब राजा रामचंद्र जी तक पहुंचने के एकमात्र और सर्वसुलभ माध्यम है। अभी तक आपने राजा के विषय में जाना। अब राजा के बाद बारी आती है प्रजा की। तो अब हम प्रजा के विषय में जानेंगे कि राज्य की प्रजा कौन होती है और प्रजा का क्या अर्थ होता है। तो आप इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें, इसका उत्तर अभी आपको प्राप्त होगा। तो प्रजा का अर्थ होता है किसी राज्य क्षेत्र में रहने वाली वह जनसामान्य जो किसी उत्पादन की प्रक्रिया में गतिशील होती है और अपने उत्पादन का एक हिस्सा राजा को प्रदान करती है, और जो उत्पादन वह कर रही हो वह उत्पादन राज्य के नियमों के अधीन होना चाहिए, यानी राज्य के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते उत्पादन करती हो। इसके विपरीत जितने भी लोग होते हैं वो या तो राजा के द्वारा अभय प्राप्त लोग होते हैं, या शरणार्थी होते हैं, या तस्कर होते हैं, या फिर चोर होते हैं। यानी इस तरह की जो बाकी इसके अतिरिक्त जितनी प्रजा होती है उनकी गिनती एक तरह से इस कैटेगरी में अलग अलग इस तरह के नकारात्मक कैटेगरी में चली जाती है। जो जन सामान्य राजा से अभय प्राप्त हैं उनको छोड़ करके जितने भी अन्य श्रेणियां हैं ये सभी राजा और उस राज्य के लिए एक संकट के समान होता है, एक कंटक के समान होता है। अतः इनसे राजा को हमेशा सावधान रहना चाहिए, राज्य के लोगों को हमेशा इनसे सावधान रहना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए, इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए कि इनको किसी के स्वरूप में जो है नष्ट करने का उपक्रम करने का प्रयास जो है हमेशा करते रहना चाहिए। नहीं तो राजा और राज्य दोनों को नष्ट होने की संभावना रहती है और प्रजा को जो है बहुत अधिक संकट झेलना पड़ सकता है। तो अब आप प्रजा का अर्थ समझ चुके होंगे। इसी अर्थ के अनुकूल आप राम राज्य की प्रजा के रूप में अपना विचार कर सकते हैं कि आप राम राज्य की प्रजा के लिए कितना अनुकूल है। और राम राज्य की प्रजा होने के कारण आप जो कुछ भी उत्पादन करने की आपकी क्षमता है उस उत्पादन की क्षमता का एक हिस्सा राम राज्य को या राजा रामचंद्र जी को समर्पित करने का आपको हमेशा ही उपक्रम करना चाहिए, जिससे कि आप राम राज्य के प्रजा के रूप में यानी राजा रामचंद्र जी की प्रजा के रूप में अपने को स्थिर रख पाएं। अब मान लीजिए कि आपके पास उत्पादन की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, अर्थात आप कोई भी आर्थिक रूप से ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का आप राजा को हिस्सा दे पाएं। तो आपको राजा रामचंद्र जी से यह निवेदन करना चाहिए कि आपको उत्पादन की किसी न किसी प्रक्रिया में वो संलग्न करें, और जब आपको उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न होने के पश्चात उत्पादन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो आप उसके आधार पर पुनः प्रजा के रूप में, प्रजा तो आप ही हैं लेकिन प्रजा के रूप में अपने कर्तव्यों का आप निर्वाह कर सकें। अब इसके अतिरिक्त आपको यह भी जानना चाहिए कि राजा रामचंद्र तो समस्त पृथ्वी के शासक हैं, समस्त पृथ्वी के राजा हैं, परंतु अपने अपने क्षेत्र अपने अपने स्थान विशेष में अलग अलग सरकारें अलग अलग राजा होते हैं जो स्थानीय रूप से शासन करते हैं। उनको भी अधिकार प्राप्त है कि वो प्रजा से कर प्राप्त करें, यानी उत्पादन का एक हिस्सा प्राप्त करें। तो उनको भी उत्पादन का एक हिस्सा प्रजा को हमेशा देना पड़ता है। परंतु होता यह है कि प्रजा के रूप में प्रजा तो स्थानीय सरकार राजा इत्यादि जो भी शासन कर रहा है उनको कर देती है, कई बार उनसे कर देती क्या है उनसे ले लिया जाता है, परंतु उसके बाद भी वह सरकार या वह राजा अपने प्रजा को इस प्रकार की उत्पादन की प्रक्रिया नहीं प्रदान कर पाते जिससे कि उसके आर्थिक उपार्जन की व्यवस्था हमेशा बनी रहे। तो इस प्रक्रिया के इसके कारण से जो राजा होता है या जो सरकार होती है उसको एक बुरे राजा के संज्ञा या बुरे सरकार के संज्ञा के रूप में जानना चाहिए, यानी कि वो प्रजा के हित की रक्षा करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार के जो बुरे सरकार या बुरे राजा होते हैं तो उनकी जगह अच्छे राजा और अच्छी सरकार हो, इसके लिए प्रजा को निवेदन करना चाहिए राजा रामचंद्र जी से, और उनका निवेदन निश्चित ही स्वीकार होता है। इसी प्रकार का प्राचीन मत है। और प्रजा को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह धैर्य रखे और जो अच्छे राजा हों या जो अच्छे शासक हों, सरकारें हों,
और जिनको वह बुला सकते हों, यानी कि अपने सरकार को समय आने पर अपदस्थ करने के लिए निवेदन कर सकते हों, तो निवेदन करके अपनी सरकार को अपदस्थ कर देने का यह अधिकार प्रजा को सामान्य रूप से हमेशा परंपरा से प्राप्त है। और क्योंकि राम राज्य के अनुकूल अगर राजा नहीं है या प्रजा के अनुकूल अगर राजा नहीं है, तो उस राजा को अपदस्थ करने का अधिकार, सरकार को अपदस्थ करने का अधिकार प्रजा को हमेशा प्राप्त होता है। आज भी आप देखते हैं कि इसी कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ वर्षों के लिए सरकारें बनती हैं और उसके बाद अगर वो अच्छा नहीं करती हैं तो प्रजा उनको बदल करके दूसरे को ले आती है। तो ये क्रम, ये प्राचीन परंपरा से ही, जब राजतंत्र की व्यवस्था अधिक प्रचलित थी, तब भी यह व्यवस्था थी कि कोई अच्छा राजा है पड़ोस का तो प्रजा उसको समर्थन कर देती थी, और जो वर्तमान राजा इस राज्य को अच्छे से नहीं संचालित कर रहा है उसको वह राजा आकर के अपदस्थ कर देता था। तो ये चीज़ें हमेशा से प्रजा को ये अधिकार प्राप्त है। अब यह तो बात हो गई कि बुरे राजा से या सरकार से ये जो प्रजा को अधिकार है उसको अपदस्थ करने का, उससे मुक्ति पाने का, ये बात हो गई। परंतु कौन सा राजा अच्छा है या कौन सी सरकार अच्छी है, इसका पता कैसे चलेगा? तो कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर यह पता चलता है कि यह राजा या राज्य की जो सरकार है या राजा है वो अच्छा है, तो इसको हम जानते हैं। तो ये विशेषताएं ऐसे होती हैं कि प्रजा की आयु बहुत, यानी प्रजा के लोगों की जो अपनी निजी आयु होती है वो बहुत होती है, यानी अल्पायु नहीं होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, भ्रातृप्रेम उनमें यानी बंधुत्व तो हमेशा बना रहता है, प्रजा परिवार सहित रहती है। ऐसा नहीं होता है कि परिवार का एक बच्चा कहीं रह रहा है और पत्नी कहीं रह रही है, पति कहीं रह रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता। माता कहीं रह रही है, पिता कहीं रह रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। यानी ये एक अच्छा राज्य या अच्छे राज्य व्यवस्था की निशानी है। लोगों को आरोग्य होता है, यानी उनको किसी प्रकार का सामान्य रूप से जल्दी रोग नहीं होता है, और जो माता पिता हैं वो अपने पुत्रों की अल्पायु नहीं देखते हैं, यानी जो पुत्र पुत्रियां होते हैं वो अल्पायु नहीं होते हैं। जो पति है, पति पत्नी है, पिता पुत्र हैं, गुरु शिष्य हैं, इनके जो आपस में जो सत्य संबंध है वो हमेशा अनुकूल बने रहते हैं। स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। भूख का और दरिद्रता का, दुर्भिक्ष का, इन सबों का भय नहीं होता है। लोग सुखी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं, धर्मशील होते हैं, यानी धार्मिक होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये आपको बताती हैं कि प्रजा में यानी जो इस राज्य में प्रजा रह रही है वो एक अच्छा राज्य है और एक वहाँ पर अच्छा राजा है। तो इसी प्रकार जो अच्छा राज्य होता है उसमें आग से जलने का भय नहीं होता है, जल में डूब करके मरने का भय नहीं होता है, न्याय त्वरित मिलता है, बहुत सुलभ होता है, यानी प्रजा के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो जल्दी से उसका समाधान हो जाता है। इसी प्रकार से चोरों का भय नहीं होता है, तस्करों का भय नहीं होता है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो आसानी से बाग बगीचों में खेलती हैं, उनके साथ कोई अनिष्ट होने की संभावना नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अच्छे राजा की निशानी के रूप में प्रजा को मानना चाहिए। तो इसके विपरीत जो भी अन्य लक्षण हैं, इससे विपरीत जो लक्षण हैं वो सभी आप मान करके चलिए कि एक बुरे राज्य या एक बुरे राज्य व्यवस्था के लक्षण के रूप में आप उनको मान करके चल सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो एक अच्छे राज्य और बुरे राज्य की विशेषताओं और लक्षणों के विषय में बताया गया, परंतु प्रजा का क्या है, कौन सी प्रजा अच्छी है? प्रजा का भी अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। तो वही प्रजा अच्छी मानी जाती है जो उत्पादनशील हो, जो कुछ उत्पादन करती हो, क्योंकि उसके उत्पादन करने से राज्य को एक हिस्सा प्राप्त होता है और राज्य समृद्ध होता है, यानी राज्य को समृद्धि देने वाली प्रजा। राज्य में की जो प्रजा है वो असत्य न बोलती हो, लोभी न हो, लालची न हो, वो स्वाभिमानी हो, धैर्य रखती हो, जो राजा का न्याय है और जो राजा की राजआज्ञा है उस या सरकार की आज्ञा है उस आज्ञा का वो पालन करती हो, यदि वह आज्ञा धर्म के और माने अधर्म और अन्याय को बढ़ाने वाला नहीं है तो, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर प्रजा को उसका प्रत्युत्तर देने के लिए आपको पीछे बताया गया। तो इस प्रकार की प्रजा का भी ये सब कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों का प्रजा को भी ध्यान रखना आवश्यक है, तभी वह एक अच्छी प्रजा भी मानी जा सकती है। और यदि इसके विपरीत प्रजा का व्यवहार हो
वो लोभी हो, लालची हो, परिश्रम न करती हो, इत्यादि ऐसे अवगुण उसके अंदर हों, तो आप ये मान करके चलिए कि वह प्रजा अपने राजा को, राज्य को, दोनों को नष्ट कर देती है और अराजकता को प्राप्त होती है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जो है वो कलंकित करके जाती है। अब राजा और प्रजा के बाद जो अगली व्यवस्था है वह है राज्य। तो राज्य किसे कहते हैं, तो इसके विषय में हम जानेंगे। राज्य उसे कहते हैं कि जो एक भौगोलिक क्षेत्र जिसका शासन किसी एक शासक के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत, राजा के अंतर्गत हो, और जो वहाँ की समस्त प्रजा के हित में वहाँ के भौगोलिक समस्त संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो, तो उस क्षेत्र को आप एक राज्य की इकाई मान सकते हैं। उस राज्य में उसको न्याय देने का अधिकार होता है, प्रजा को न्याय देने का राजा को अधिकार होता है। उस क्षेत्र में प्रजा के लिए न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, आर्थिक गतिविधियों को करने की व्यवस्था हो, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को पालन करने की व्यवस्था हो। इसके अलावा उस राज्य में जो राज्य के लोग हैं और जो प्रवासी हैं, यानी दूसरे राज्यों से आकर के वहाँ रह रहे हैं या किसी कारण से कुछ समय के लिए रह रहे हैं या स्थायी रूप से रहने लगे, उनके बीच स्पष्ट निर्धारण करने की व्यवस्था हो, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन यहाँ राज्य का है और कौन राज्य में किसी दूसरे राज्य से आकर के रह रहा है। प्रजा अपने राज्य में कहीं भी अपनी भौगोलिक क्षेत्र की जो उसकी सीमा है उसमें आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसके अतिरिक्त उस राज्य के आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए एक विनिमय की मुद्रा हो, वो विनिमय की मुद्रा सब जगह चलती हो। अगर वो विनिमय की मुद्रा सीधे राज्य नहीं बना रहा है तो कोई राज्यों का संघ इत्यादि जिसको उन्होंने स्वीकार किया और जो प्रजा के लिए आसानी से प्राप्त हो, तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एक जो राज्य होता है वह समय समय पर अपने प्रजा के लिए दूसरे राज्यों से लाभालाभ के आधार पर, यानी दोनों को ही लाभ हो रहा हो, ऐसे लाभालाभ की स्थिति में तरह तरह के समझौते करने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य अपना संघ बना करके अलग प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जो राज्य को एक अधिकार प्राप्त होता है और इसको राज्य की संज्ञा के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा आपको राज्य क्या होता है इसके विषय में बताया गया है। इस चीज़ को समझने के लिए आप भारत का ही उदाहरण ले सकते हैं कि भारत एक बहुत से राज्यों का संघ यानी एक महाराज्य है या राष्ट्र है, और यह अपने समस्त नागरिकों के हित के लिए अपने को छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर देता है और उन हर राज्यों की अपनी अपनी विधियां होती हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, परंतु वह संयुक्त रूप से और एक अपनी सैन्य व्यवस्था रखता है, संयुक्त रूप से अपना सबको नागरिक मान करके सभी को एक राज्य से दूसरे राज्य तक स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अनुमति देता है। उसकी अपनी एक मुद्रा भी है। तो इसी प्रकार से आप अमेरिका को भी देख सकते हैं कि अमेरिका में भी वहाँ पे स्वतंत्र राज्य हैं, परंतु राज्य की वो स्वतंत्रता नागरिकों के लिए एक प्रवासी के रूप में वहाँ पे एक है कि आप एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपको अपने प्रवासी होने का प्रमाण पत्र ले करके जाना होता है। तो इसी प्रकार से और भी राष्ट्र हैं, राज्य हैं जिनका आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये एक राज्य की भौगोलिक सीमा वाला एक राज्य की इसकी व्यवस्था के विषय में आपने जाना। इन भौगोलिक राज्यों के अलावा भी कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो इन भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, यानी राज्य की जो संकल्पना भौगोलिक सीमाओं वाली है उसका अतिक्रमण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन राज्यों की कोई सीमा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे यहूदी, तो यहूदियों के विषय में सब लोग जानते हैं कि लगभग 1800 वर्षों तक उनका कोई राज्य ही नहीं था। बाद में 1948 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनका जो है राज्य स्थापित हुआ। तो वो बिना राज्य के ही माने बिना भौगोलिक क्षेत्र के ही वो एक राज्य के रूप में, यहूदी के रूप में अपने को स्थापित किए हुए थे। आज भी आप देखेंगे कि पारसी एक राज्य के रूप में तो है, परंतु उनका कोई अपना राष्ट्र के रूप में एक उनका भौगोलिक राज्य नहीं है। तो जिन राज्यों का या जिन प्रजा का जो राज्य है
अगर उसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है तो ऐसे राज्य के लोग घोर संकट में रहते हैं और अपने अस्तित्व के लिए हमेशा ही संघर्षशील रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। अब राजा, प्रजा और राज्य, इन तीनों के बाद बारी आती है राजकोष की। तो राजकोष क्या होता है? तो राजकोष एक ऐसी चीज है कि जिसका राजा, राज्य और उसकी प्रजा से तीनों से ही संयुक्त रूप से संबंध होता है। ऐसे तो सभी का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है, लेकिन ये तीनों का ही एक दूसरे से संयुक्त यानी बांधे रहता है ये तीनों को। तो राजकोष क्या है? तो राजकोष एक ऐसी चीज है कि जो प्रजा के द्वारा समृद्ध की जाती है और राजा के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और उसी राजकोष का प्रयोग करके अपने राज्य को राजा समृद्ध करता है, जिससे कि प्रजा और उन्नतशील हो। राजा जिस स्थान पर अपने राजकोष को संग्रहित करता है और संरक्षित करता है, उसी स्थान को राजधानी कहा जाता है। राजधानी का अर्थ ही है कि जहां राज्य का धन रखा गया। इसकी सुरक्षा के लिए राजा स्वयं नियुक्त होता है और सेना को भी वह नियुक्त करता है, जिससे कि सेना जो है वो उस राजकोष पर कभी यदि संकट पड़ जाए, शत्रु के हाथ में न जाने पाए, इसके लिए सेना भी वो नियुक्त करके चलता है, जिससे कि राजकोष को हमेशा बचाए रखा जा सके। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो राजधानी नई दिल्ली है तो वहीं पर भारत सरकार का जो राजकीय धन है वह संरक्षित है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। अब वहां पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति यानी राजा के समतुल्य है वह सेनाध्यक्ष के रूप में भी माना जाता है तीनों सेनाओं का, और वो सेना सहित वो वहां नियुक्त होता है। यानी सेना के अधिकार में एक तरह से राजधानी हमेशा रहती है, भले ही छोटी मोटी गतिविधियों के लिए स्थानीय सुरक्षा इकाइयां हों, लेकिन सेना ही मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो ये एक प्राचीन व्यवस्था है और ये व्यवस्था हमेशा से चली आ रही है, और ये आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में यही व्यवस्था है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राजकोष सुरक्षित नहीं है तो राजा, राज्य और प्रजा तीनों को ही नष्ट होने से कोई भी बचा नहीं सकता, यानी तीनों को ही नष्ट हो जाने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए अपने प्राचीन अर्थवेत्ताओं ने यह कहा है कि राजस्य मूलम अर्थम या अर्थस्य मूलम राज्यम, कि जो राज्य है उसका मूल क्या है? वो अर्थ है, और अर्थ जो है वो यानी अर्थस्य मूलम राज्यम, यानी अर्थ का जो मूल है वो राज्य, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसीलिए राजकोष, अर्थ का मतलब यह हुआ राजकोष, तो राजकोष की सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए। अभी तक इस कार्यक्रम में आपको राजा, राज्य, प्रजा और राजकोष के विषय में विस्तार से बता दिया गया है, सारी जानकारी दे दी गई है। यदि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया है तो आपके क्या विचार हैं जो जिसके विषय में अभी तक आपको बताया गया, उससे हमको आप अवश्य अवगत कराएं। नीचे हमारे सभी संपर्क के सूत्र दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। यदि किसी कारण से आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नहीं देख पाए हैं तो पुनः आपको हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, तो आप आमंत्रण प्राप्त करने के लिए अपना विवरण जो है हमारे पास छोड़ सकते हैं, और विवरण के लिए नीचे आपको लिंक दिए गए हैं। राजा, प्रजा, राज्य और राजकोष, इन सभी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए भी कुछ प्रकल्पों की आवश्यकता पड़ती है, जिनके बिना इन व्यवस्थाओं को संचालित नहीं किया जा सकता है। तो उसके विषय में भी संक्षिप्त रूप से आपको बताया जाएगा। इन व्यवस्थाओं के लिए जो प्रमुख प्रकल्प हैं वो होते हैं, जैसे सबसे पहले है प्रशासन, उसके बाद है दूसरे नंबर पे आता है सभा या परिषदें, तीसरे नंबर पे आता है कि राज्य की विधि, और चौथे नंबर पे आप मान करके चलिए कि आता है सेना। तो ऐसे 3-4 ये व्यवस्थाएं हैं, यानी प्रकल्प हैं व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, जो कि अनिवार्य रूप से होते ही हैं। इन प्रकल्पों के विषय में सामान्य रूप से सभी लोग जानते ही हैं, परंतु फिर भी संक्षिप्त रूप से यहाँ पर इनका वर्णन किया जाता है। जैसे प्रशासन, प्रशासन क्या होता है? प्रशासन राजा या सरकार और प्रजा के बीच में एक सेतु का स्वरूप होता है, जिसे प्रशासन बोलते हैं या सचिवालय भी कहीं कहीं कहते हैं।
ये सचिव पद्धति बहुत ही प्राचीन पद्धति है और आप इसका वर्णन रामायण से लेकर रामचरितमानस से लेकर के और भारत के विभिन्न शास्त्रों के अंदर, सनातन विभिन्न शास्त्रों में आप पाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा प्रकल्प है वह है सभा या परिषद। तो राजा या अन्य राजकीय व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, उनको मर्यादित रखने के लिए अलग अलग प्रकार की सभाएं होती हैं। जैसे राजा अपने लिए एक राज्यसभा रखता है, जहाँ पे प्रजा की बात करनी होती है तो प्रजा के लिए प्रजा परिषदें होती हैं। शिक्षकों की बात होती है तो शिक्षकों की सभाएं या उनकी परिषदें होती हैं। तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार की सभाओं की, परिषदों की व्यवस्था प्राचीन काल से ही रही है, जो कि अपने जिसके द्वारा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्य से जुड़ी हुई चीज़, अपनी विशेषज्ञताएं, अपने परामर्श इत्यादि से अवगत कराती है, जिससे कि मुख्य जो शासक है या जो मुख्य संचालन करता है उसको कार्य करने में सुविधा हो और वो आसानी से निर्णय ले सके। कहीं कहीं नगरों में आपको नगर परिषदें मिलेंगी, कहीं आपको ग्राम परिषदें मिलेंगी, ग्राम पंचायतें ऐसा करके बोला जाता है। तो अलग अलग उनकी नाम और संज्ञा होती है और इनका मुख्य कार्य यही होता है कि एक तरह से परामर्श की भूमिका में रहना और जो मुख्य कार्यकारी है उसको एक तरह से मर्यादित करना, जिससे कि वह अपने लक्ष्य से विचलित न हो सके। इसी प्रकार हर राज्य की अपनी विधियां होती हैं। तो राज्य विधि का मतलब ये होता है कि जो विद्वान होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके द्वारा कुछ नियमावलियों का गठन कर दिया जाता है, कुछ नियम बना दिए जाते हैं और जिससे उनके आलोक में कोई वाद विवाद होने पे, किसी प्रकार की आपस में द्वंद्व होने की स्थिति में जो है यह निर्णय लिया जा सके कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और ये विधियां इस तरह की होती हैं कि जो भविष्य के लिए हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमको बना करके मिलती हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कम होता है, वो 70 साल, 80 साल, 100 साल ही रहता है, लेकिन राज्यों की, राष्ट्रों की जो जीवन है वो सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में होता है। तो इसीलिए इस तरह की विधियां बनाई जाती हैं कि जिससे कि लंबे समय तक मनुष्य एक व्यवस्थित परिपाटी में अपने राज्य व्यवस्था को संचालित कर सके। इसी प्रकार से जो चौथी व्यवस्था आपको बताई गई वो है सेना। तो सेना क्या होती है? आपको राजकोष के विषय में बताया गया कि राजकोष की रक्षा के लिए होती है, लेकिन राजकोष के अलावा राज्य की सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं का अतिक्रमण न हो सके और जो प्रवासी हैं वो गलत तरीके से ना आ सके, जो विदेशी राज्य के लोग हैं वो ना आ सके, या आए भी तो एक नियम के अंतर्गत आए, कोई शत्रु का आक्रमण न हो सके हमारे राज्य को लूटने के लिए। तो राज्य की सीमा के लिए सीमा रक्षक होते हैं। ऐसे ही सेनाओं के अलग अलग कार्यों के हिसाब से सेनाओं का गठन किया जाता है, उनको सशस्त्र और शक्तिशाली बनाया जाता है, जिससे कि समय पड़ने पर वो राजा की, राज्य की, प्रजा की, राजकोष की, सभी की रक्षा कर सके। तो एक शक्तिशाली सेना भी होना यह व्यवस्थाओं के प्रकल्प का एक प्रमुख अंग है। यदि आपने इस पूरे कार्यक्रम को देखा और आपको कुछ अद्भुत नवीन जानकारी मिली तो यह राम राज्य प्रशासन के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और राम राज्य प्रशासन आपका आह्वान करता है कि यदि आप राम राज्य की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने, प्रसारित करने के लिए हमारे साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़ें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर एक बार अवश्य जाएं, वहां विजिट करें। और इसके अलावा हमारा राम राज्य ऐप है, यह एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड करके अपने विचारों से हमको आप अवगत करा सकते हैं। और इसी के साथ अब यह कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। इस कार्यक्रम के समापन का हम जो समापन है वह राम राज्य स्तोत्र के साथ करेंगे। तो सभी लोग एक बार अपने हृदय में राजा रामचंद्र जी का ध्यान करें और राम राज्य स्तोत्र का स्तवन करें। आंजनेय पति राजा राघवाय नमः। राम राज्य कोशमतो प्रभु कुरु रक्षा समृद्धिं वैभव वृद्धिं प्रजाभिकरं दीयते तः तापत्रयं नाशय तेषां राम राज्य प्रशासक भास्करस्य वचनमिदं कुरु सिद्धं प्रजातुं शपथं जयतां राम राज्यः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अयोध्यापुरी की जय,
राम राज्य प्रशासन की जय। जय श्री राम।